हेलो। आज अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, इससे पहले वाले वीडियो में हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा था कि हेपेटाइटिस क्या होता है, क्या इसके इटियोलॉजी है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है और क्या क्या साइन सिम्टम्स है। ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। आप लिंक में जाकर वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज अपन उसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। यदि टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की बात करें तो जो इसका वायरल पॉजिटिव एजेंट था, मेन मोस्ट कॉमन कोज बताया था हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसी वायरल कोज के नाम के आधार पर इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5 पार्ट में। तो वही पार्ट, क्या उनका ड्यूरेशन है, क्या इटियोलॉजी है, उसको मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से पूरा ब्रीफली और सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। यदि टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। यदि टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की बात करें तो मेनली इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अपन इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, क्या क्या इसकी इटियोलॉजी है, इंपॉर्टेंसी है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? अदर नेम। अदर नेम मतलब कि अल्टरनेट। ये जो हेपेटाइटिस है इसको अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, या बुक्स में अपन यदि दूसरा नाम देखें तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपन सबसे पहले देखते हैं अदर नेम। अदर नेम की बात करें जो हेपेटाइटिस ए है उसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस या एपिडेमिक जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमेशा कंफ्यूज ना हो, जब भी एपिडेमिक जॉन्डिस, शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस या इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बुक में देखने को मिले तो अपन समझ सकते हैं कि किसको डिटरमाइन या किसको डिफाइन कर रहा है? हेपेटाइटिस ए को। यदि हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अपन? सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस है मेनली जो ब्लड कंटामिनेटेड पार्ट्स हैं उनके द्वारा स्प्रेड होता है, जैसे इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू या ब्लड कंटेंट होता है जो नीडल के थ्रू 1% से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस क्यों? क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस है मेनली जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू 1 पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने की चांस ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से इसको क्या नाम बोल दिया? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। तो फोर्थ अपना हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जिसको डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो हेपेटाइटिस डी है वो इक्वल है हेपेटाइटिस बी के। इक्वल मीन्स यदि किसी पर्सन में हेपेटाइटिस बी हुआ है तो उसको हेपेटाइटिस डी भी होगा, मतलब होगा या उसके चांस ज़्यादा रहते हैं। हेपेटाइटिस बी होने के बाद उस पर्सन में कौन सा होगा? हेपेटाइटिस डी। इसलिए अपन इसको रिकरेंट हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। इसी के साथ यदि डी की बात, ई की बात करें तो इसे एंडेमिक हेपेटाइटिस। एंडेमिक हेपेटाइटिस मतलब एक स्थानीय बीमारी के नाम से भी इसको जानते हैं। ये तो हो गए अदर नेम। अदर नेम के बाद अपन देखते हैं कौन सा इसका इटियोलॉजी, मतलब इसका मेन कोज क्या है। कोज की बात करें तो जो पांचों है, पांचों में से केवल बी हेपेटाइटिस को छोड़कर सभी का पॉजिटिव एजेंट है आरएनए वायरस, जबकि बी हेपेटाइटिस का क्या है? डीएनए वायरस। देखिए आरएनए वायरस, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस। केवल हेपेटाइटिस बी का कौन सा है? डीएनए वायरस। तो अपन केवल बी का याद रख लेते हैं, बी का डीएनए वायरस, बाकी सभी का आरएनए वायरस।
इंक्यूबेशन टाइम की बात करते हैं। इंक्यूबेशन टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, किसी भी एंटीजन के बॉडी में एंट्री करने से लेकर फर्स्ट सिम्टम्स शो करने के टाइम ड्यूरेशन, इस बीच की अवधि को ही क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन टाइम। अब इंक्यूबेशन टाइम हर हेपेटाइटिस का अलग अलग होता है। जैसे पहले बात करें हेपेटाइटिस ए की, तो इसका कितना है 2 से 6 वीक, हेपेटाइटिस बी 4 से 24 वीक, हेपेटाइटिस सी 5 to 10 वीक, हेपेटाइटिस डी 7 to 8 वीक और ई का 2 से 9 वीक। यदि इंक्यूबेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन किसका है, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है 4 to 24। बात करते हैं इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन। मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन मतलब स्प्रेड होने का मेथड या तरीके, किस के थ्रू ये ज़्यादा फैलता है। इसकी बात करें तो जो हेपेटाइटिस ए है उसका रूट कौन सा है, फीकल और ओरल रूट के थ्रू, एनल और ओरल रूट के थ्रू ये 1% to 2% में मतलब ट्रांसमिट होता है। अब मेनली किस में, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, कंटामिनेटेड मतलब अशुद्ध फूड और या वाटर फूड है उसके थ्रू ये पर्सन में पहुंचता है। जैसे कि मान लो कोई कंटामिनेटेड फूड ले रहा है तो उसके थ्रू भी हो सकता है हेपेटाइटिस ए का वायरस बॉडी में एंट्री कर गया हो। तो ये क्या हो गया, फीकल ओरल रूट सी। बी की बात करें तो बी का क्या है, ये जो बी का हेपेटाइटिस बी है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, ए का नहीं होता, बी का पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ्यूजन होता है। पर्सन टू पर्सन कैसे, एक तो पेरेंट्रल रूट और सेक्सुअल कांटेक्ट। पेरेंट्रल रूट मतलब कोई भी इन्फेक्टेड नीडल या इंजेक्शन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाना, ट्रांसफ्यूजन हो जाना। कैसे कि मान लो कोई इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी का पर्सन है, उसका ये नीडल या इंजेक्शन किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन के लग जाए तो उससे वो ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ्यूजन होता है। इसी के साथ साथ सी की बात करें तो सी का कांटेक्ट विद ब्लड, कोई भी ब्लड कंटेंट या ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू ये हो सकता है। एंड सेम एज हेपेटाइटिस बी के सेम एज है, सेम इसी की तरह से फैल सकता है। डी की बात करें तो डी भी सेम एज बी, मतलब बी की तरह वो ब्लड कंटामिनेटेड नीडल्स के थ्रू या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो ये है सेम एज हेपेटाइटिस ए। सेम एज मतलब वो इन्फेक्शियस के थ्रू, फीकल ओरल रूट के थ्रू ये पर्सन में पहुंच जाता है, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी वैक्सीन की, मतलब कौन सा वैक्सीन इसके लिए अभी प्रिपेयर्ड है जिससे इसको रिकवर किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। वैक्सीन की बात करें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए के लिए है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन दी जाती है। बी के लिए भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है जो दी जाती है। सी के लिए कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है। और डी का भी जो है, डी का भी अपन किससे मान सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, क्योंकि अपन ने बताया था कि जो डी जो हेपेटाइटिस होगा उससे पहले उस पर्सन में कौन सा हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस बी। तो बी के बाद ही डी फॉरवर्ड होता है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि बी का वैक्सीन डी वाले हेपेटाइटिस पेशेंट के रिकवर कर देगा। इसी के साथ ई की बात करें तो अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट मतलब प्रोसेसिंग में चल रहा है, अभी कोई पर्टिकुलर इसका वैक्सीन नहीं है। सेम एज अपन बोल सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए की तरह इसको क्योर किया जा सकता है। यदि डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस मतलब किस प्रकार अपन इसको फाइंड आउट, क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस टाइप है। यदि डायग्नोसिस की बात करें, यदि हेपेटाइटिस ए है तो उस पर्सन में IgM और IgG दोनों का लेवल क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड मिलेगा। IgM जो कि एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है, IgG जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करता है। यदि हेपेटाइटिस बी पर्सन की बात करें तो उस पर्सन में क्या होगा,
प्रेजेंस 3 एंटीजन, उसमें 3 एंटीजन फाइंड आउट हो गए। कौन कौन से? HbS, HbE और HbC। ये तीनों एंटीजन उस हेपेटाइटिस बी पेशेंट में फाइंड आउट होगा। यदि हेपेटाइटिस सी पेशेंट की बात करें तो उसमें प्रेजेंस ऑफ HCV एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, HCV एंटीबॉडी फाइंड आउट होगी। यदि डी पेशेंट की बात करें तो उसमें HDV एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी। इसी के साथ यदि हेपेटाइटिस ई की बात करें तो हेपेटाइटिस ई भी अंडर डेवलपमेंट, मतलब अंडर प्रोसेसिंग में है। कोई ऐसा पर्टिकुलर डायग्नोस नहीं है जिससे कि फाइंड आउट हेपेटाइटिस ई है। यदि अपन इसको कंक्लूजन में बोले तो देखिए A, B, C, D और E, तो A इक्वल है किसके? C, मतलब सेम पॉजिटिव सेम मीटियोलॉजिकोज ये है इसका। और यदि B, C और D ये तीनों का एक इक्वल कुछ सिमिलरिटी में प्रेजेंट होती है। तो ये कंक्लूजन के रूप में अपन ने टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस देखा, जो कि एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा डिफाइन किया है। तो अपन लास्ट मोमेंट में भी चार्ट को एक नज़र से देखकर अपन पूरा क्लियरली समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस में ए है, बी के कौन सा है, सी कौन सा, क्या डायग्नोस है, क्या मोड ऑफ ट्रांसफ्यूज़न है, तो अपन क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।